नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसका काफ़ी भाग जो है कवर कर चुके थे। आज हम जिस वर्ग के बारे में बात करेंगे उसकी रूपरेखा में आपको, जब लेक्चर मैंने प्लान किया था फंडामेंटल राइट्स का, तो मैं आपको देकर आया था कि हम इस तरीके से मौलिक अधिकारों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसके संदर्भ में हमने उसके दो डायमेंशंस, जो मेजर डायमेंशंस थे, उन्हें कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट डायमेंशन की बात करते हैं, जिसमें मैंने आपसे बात की थी। तीसरा डायमेंशन मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स का अपवादित वर्ग, एक्सेप्शनल क्लास ऑफ FRS। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करके आए थे। अब ये क्या चीज है, पहले तो हम इसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों इसे फंडामेंटल राइट्स का अपवादित वर्ग कहा गया। दूसरा, हम इसके अंतर्गत किस किस आर्टिकल की बात की गई, किन किन प्रावधानों की बात की गई, हम एक एक करके उन्हें एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर मैं दोस्तों इसके बारे में बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हम आर्टिकल 31, 33 और 34 को पढ़ेंगे, जानेंगे इसमें क्या है, इसमें क्या है और इसमें क्या है। इन चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब अपवादित वर्ग देखो, अपवादित वर्ग का मतलब क्या होता है। अपवादित वर्ग का मतलब होता है कि यदि जिन चीजों के बारे में हमें कहा गया है वो चीजें क्या है, सपोज दैट, ऐसे समझिए आप, मैंने कहा X, Y और Z, ये तीन चीज क्या है, हमें अधिकार प्राप्त है। और कोई ऐसा तरीका आए, एक तरीका माना ऐसा है, उसे हमने कहा क्या तरीका है, A। ये A तरीका क्या है, ये जो हमें अधिकार प्राप्त है X, Y और Z, ये इस पर भारी पड़े। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक के करने से इन पर कोई फर्क पड़ता है तो पड़ जाए, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, अपवादित वर्ग, एक्सेप्शनल क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी दोबारा फिर समझने का प्रयास करें कि हम इसमें जो ये आर्टिकल 31, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 की जो हम बात करेंगे वो किस संदर्भ में बात करेंगे, यानी उनसे क्या होने वाला है, उनसे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका या तो संकुचन होने वाला है या फिर उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगने वाली हैं, उन पर कुछ प्रतिबंध लगने वाला है। तो ये बात हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे और बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ठीक है, हाँ, चलिए अब बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट की। देखो दोस्तों, मैंने आपको एक संपत्ति का अधिकार बताया था, संपत्ति का अधिकार किसमें जिक्र था, आर्टिकल 19 का F और आर्टिकल 31 में। ठीक है, और मैंने इसे बताया था कि ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में कहाँ चला गया, 300 के A में। ठीक है, अब क्या लाया गया कि ये अमेंडमेंट तो किया गया 1978 में, इसके भी पहले ही हमारे पास कई सारे अमेंडमेंट हुए। खैर वो अमेंडमेंट आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फर्स्ट 1951 में और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 25 1971 में। इसे लाई थी आईजी इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा क्या कहा गया इसे समझने का प्रयास करें। मैं इसकी पहले आपको पृष्ठभूमि बताता हूं कि संपत्ति का अधिकार था क्या। देखो, हो क्या रहा था एक्चुअली कि भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ काफ़ी राजे रजवाड़े थे, राजा थे, जमींदार थे, साहूकार थे। और मैं आपको बताऊं कि इनके पास शुरू में आपने देखा था, मैं आपको कई बार जिक्र भी किया है मैंने लेक्चर में, कि भारत में काफ़ी वैव विविधताएं मौजूद थी। और जब मौजूद थी तो इनके कारण क्या होता था दोस्तों कि जब भी सरकार क्या करती थी, आई थिंक आपने नोट किया होगा, फिर मैं एक डायग्राम के फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा आपको। चलिए, देखो, मैंने कहा कि ये एक्स है और स्थिति क्या है 1950 की है। देश नया नया आजाद हुआ है, संविधान नया नया लागू हुआ है। अब क्या होना है कि ये वाई व्यक्ति है और ये कोई क्या है, इसका खेत है। अब यहां से क्या जानी है, यहां से सपोज दैट रोड जानी है या फिर रेल की पटरी बिछनी है। ये रोड जानी है और किसके बीच से जानी है, इसके बीच से जानी है। समस्या क्या उत्पन्न हो रही थी कि सरकार ने कहा कि ये रोड जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए आधारभूत संरचना का प्रबल होना, आधारभूत संरचना का मजबूत होना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ही समझिए कि यदि आपको किसी क्षेत्र में जाना है, आप कोई व्यापार करते हैं, तो उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है, काफी दुर्गम है। उसके बावजूद भी वहां पर रोड कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम आधारभूत संरचना की बात करते हैं तो उसमें कई सारे डायमेंशंस होते हैं। जब इकोनॉमी की क्लास होगी तो आप वहां पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इतना समझे कि जो रोड होती है वो भी उसका क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, उसका एक तत्व होता है। सरकार को रोड लेकर जानी थी और वो क्या था, किसी वाई के खेत से जा रही थी। ठीक है, अब वाई के खेत से जा रही थी, चूंकि अब ये भूमि क्या है भाई, संपत्ति है। भूमि क्या है, संपत्ति है। और ये किसके थ्रू अधिकार प्राप्त है हमें, आर्टिकल 19 का एफ और 31, हाँ 31। ठीक है, चूंकि मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल 32 और 226 ये क्या है, हमें लीगल रेमेडीज प्राप्त हैं किनके संदर्भ में, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 रिट जारी की जाती है, किस प्रकार की जाती है मैं आपको स्पष्टतः बताकर आया हूं। हो क्या रहा था कि ये जो वाई व्यक्ति था, इसने कहा रोड यहां से जा रही है। चूंकि भारत में एक धारणा काफी प्रचलित रही है कि अगर हमारी भूमि है तो हमारा उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव होता है, यानी वो दादा से संपत्ति पिता को मिली, पिता से पुत्र को मिली और पुत्र से आगे मिलेगी। तो ये धारणाएं काफी हमारे यहाँ मौजूद हैं। अब इन मौजूद भावनाओं के अनुरूप क्या हुआ, सरकार ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, इस लैंड को ले लेना चाहिए। जब लैंड लेने की बात आई तो वाई व्यक्ति ने क्या कहा, मैं तो लैंड नहीं दूंगा। और जब नहीं दूंगा, इसके अगेंस्ट क्या कर दिया उसने कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, संपत्ति का अधिकार मुझे मौलिक अधिकारों में प्रोवाइड कराया गया है, तो इसलिए मैं आपको भूमि नहीं दे सकता, यानी किसे, सरकार को भूमि नहीं दे सकता। अब जब सरकार को भूमि नहीं दे सकता तो इसके आधार पर ये कहां चला गया, कोर्ट चला गया। और चूंकि हमारे यहां लीगल रेमेडीज प्राप्त है फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार मैं आपको बता के आया हूं। इसके आधार पर हो क्या रहा था कि अगर सरकार कुछ भी डेवलपमेंट का कार्य करना चाह रही थी, उसके सामने काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। अब सरकार क्या करे, बात तो यही थी, सरकार क्या करे भाई, ऐसा क्या कर सकते। तो इसमें एक चीज कही गई, जो पहला संविधान संशोधन मैंने आपको बताया कि
हाँ, आप इसे समझे, फिर मैं आगे नोट डाउन करता हूँ। मैंने आपको बता के आया था कि विधायिका यदि लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करे व इसी कारण यदि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 प्रभावित होते हैं या संकुचित होते हैं तो हो जाएं सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा व इन कानूनों को समाप्त नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समझें, इस चीज को आप लिखने का प्रयास करें जैसे मैंने लिखा है, विधायिका यदि लोक कल्याणकारी योजना, जो इसमें की पॉइंट है उन्हें मैं डिस्कस करूंगा। लोक कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन करे, इसी कारण यदि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21 प्रभावित होते हैं या संकुचित होते हैं तो हो जाए सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा और इन कानूनों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हुआ क्या? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार को क्या बनानी है, रोड बनानी है, और किसी का वहां पर क्या आया, खेत आया। अब खेत आने के कारण क्या हुआ कि भाई वो गया कि आर्टिकल 19F के तहत मुझे संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, 31 के तहत संपत्ति का अधिकार और समानता का अधिकार, क्योंकि मेरे साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, संपत्ति सिर्फ मेरी ली जा रही है, तो इस पर भी प्रभावित पड़ा। तो सरकार ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंडमेंट लाया 31 का A, B, इसके द्वारा हमारे यहां भू सुधार, भूमि सुधार को लागू करने के लिए कहा कि आर्टिकल 14, 19 और 31 यदि प्रभावित होते हैं तो हो जाएं, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका यह मतलब हुआ, यानी आप दे सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या हुआ, संकुचन हुआ, उनमें क्या हुआ, प्रतिबंध लगा दिया गया, इसके खिलाफ हम आवाज भी नहीं उठा सकते। ये बात कब से है? जब ये लीगल राइट नहीं बना था, विधिक राइट नहीं बना था, यानी आर्टिकल 300 के ए में ये समाहित नहीं हुआ था। ये बात तब की है, ये बात की गई। दूसरा एक अमेंडमेंट और लाया गया, चूंकि विधायिका आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पढ़ाकर आया हूं, बता के आया हूं। आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो आपको वहां पर चीजें क्लियर कट समझ आ जाएंगी। तो इसके आधार पर यह बात कह दी गई। अब एक अमेंडमेंट होता है 25वां अमेंडमेंट 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा। वो क्या था उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे नोट डाउन करें, फिर चलते हैं आगे।
चलिए, पच्चीसवां संविधान संशोधन लाया गया और इसके द्वारा आर्टिकल 31 का सी जोड़ा गया। इसमें एक बात की गई कि यदि डीपीएसपीज लिख रहा हूं मैं सीधी, डीपीएसपीज, नेक्स्ट टॉपिक डीपीएसपीज ही है। अब कल या परसों की क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। डीपीएसपीज के प्रावधान आर्टिकल 39 और बी और सी को लागू करते समय यदि डीपीएसपीज के प्रावधान आर्टिकल 39 बी और सी को लागू करते समय आर्टिकल 31, 14 और 19 प्रभावित होते हैं तो हो जाए कानून बना रहेगा। और कब किया गया ये? 25th संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, अभी भी 1971 में ना तो बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र आया है, संवैधानिक मूल ढांचे का ना तो जिक्र आया है, ना ही संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट बनाया गया है। तो उसके बावजूद भी ये बात कही गई। और आर्टिकल 39 और बी और सी को मैं आपको बता के आया हूं जब प्रस्तावना पढ़ा रहा था कि बी और सी क्या है, धन का संकेंद्रण ना हो और भौतिक संसाधनों का क्या हो, समतापूर्वक वितरण हो। तो इसके बारे में ये बात स्पष्टता कही गई है। हालांकि मैं अभी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निदेशक तत्व, अभी नेक्स्ट टॉपिक भाग 4 वही स्टार्ट होगा, मैं वहां पर भी इसका जिक्र करूंगा। तो ये बात यहां पर कर दी गई कि ऐसा नहीं होगा। यानी आप देख सकते हैं कि इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स के क्या हैं, अपवादित वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई एक अपवादित यानी आर्टिकल 31 के बारे में। मैंने आपको कुछ सामान्य जानकारी बताई जिन्हें आप अच्छे से अपने साथ हमेशा आत्मसात रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगली क्या बात है, नेक्स्ट आर्टिकल 32 मैंने आपको बता दिया है क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 33। इसमें आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स इन तीनों के फंडामेंटल राइट्स को अनुशासन के नाम पर संकुचित किया जा सकता है। ये बात किस में कही गई? आर्टिकल 33 में। यानी इन्हें क्या है, जैसे पुलिस फोर्स है, आपने देखा होगा कि वर्तमान में भी या अन्य चीजों में भी क्या है, जैसे परमादेश बताया था मैंने कि राज्य कर्मचारियों ने क्या कर दी, हड़ताल कर दी। तो हड़ताल में क्या होता है कि आपने देखा होगा वहां पर लाठीचार्ज कौन करता है? पुलिस करती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि राइट टू स्ट्राइक, और इन तीनों मतलब इनमें जो भर्ती हैं, मतलब इनमें जो कार्यरत हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो मानव इसमें काम कर रहे हैं, हमारे देश के नागरिक, उनके बारे में ये बात कही गई है। तो मैंने कहा राज्य के कर्मचारी, जैसे मैं राज्य का कर्मचारी हूं और मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने कहा कि मैं जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में अभी एक काफी मामला चल रहा है और सवाल जरूर आएगा प्रमोशन में आरक्षण का जो मामला चल रहा है।
हमने क्या कर दी, पंचायती राज विभाग ने क्या कर दी, हड़ताल पे चले गए। और जब वो हड़ताल पे चले गए तो हम तो हड़ताल पे जा सकते हैं, लेकिन अनुशासन कौन संभालता है, लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालता है प्रदेश का, पुलिस प्रशासन संभालता है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये ऊपर वाली आर्मी फोर्सेस तीनों हमारी थल सेना, जल सेना, वायुसेना, पैरामिलिट्री जो सेना बल होते हैं हमारे। दूसरा पुलिस फोर्सेज जो राज्य सरकारों के अधीन होती हैं, वो क्या है कि कभी भी स्ट्राइक पर नहीं जा सकती, चूंकि अनुशासन या लॉ एंड ऑर्डर की जो भूमिका है, जो उसका जिम्मेवारी है, जो उसकी प्रभार है, वो किसके ऊपर है, सरकार के ऊपर है। तो इन्हें राइट टू स्ट्राइक का नहीं है, इसलिए क्या है, इनके फंडामेंटल राइट्स को संकोचित किया जा सकता है। तो ये था आर्टिकल 33 जिसके बारे में आपको जानना चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 34 की। चलिए, इसमें क्या है, सैन्य कानून या मार्शल लॉ, मार्शल लॉ के लागू होने पर फंडामेंटल राइट्स को संकुचित या उनका निलंबन किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी यदि अगर देश में सैन्य कानून लागू हो गया, अब सैन्य कानून लागू कैसे होगा ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि सैन्य कानून लागू हो गया मार्शल लॉ। जैसे आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो हम करेंगे स्टार्ट। जैसे मैंने आपको एक रोलेट एक्ट बताया था, तो रोलेट एक्ट के बाद क्या था कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने भारत में अपनी जो पकड़ थी उसे मजबूत बनाने के लिए रोलेट एक्ट ला दिया था। द ऑर्निकल सिविल रिवोल्यूशनरी एक्ट जो आया था, जैसे रोलेट एक्ट, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, या फिर काला कानून वगैरह वगैरह चीजें उसका नाम है। तो उसके आधार पर क्या था, हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगा गया, कानून ऐसा कानून बनाया गया, मतलब कुछ चीजों में जिसमें डायरेक्ट क्या था, इंपोज कर दी गई, और उसमें काफी सारी यातनाएं भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी गई थी। इसी के आधार पर यदि राज्य को लगता है, राज्य इन द सेंस देश को लगता है, तो वो इसी आधार पर क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल इंपोज कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल इंपोज कर सकता है। अब ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है इसे भी समझें। हमारे यहां 3 प्रकार की इमरजेंसी की बात होती है। आर्टिकल 352 में पढ़ते हैं हम क्या, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में पढ़ते हैं हम वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ये बात आती है यहां पर। अब हम इसके बारे में हमें जानना है, जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा ये भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा। राष्ट्रीय आपातकाल ये किसके आर्टिकल के थ्रू लगता है, 362 के। राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है, देखो दोस्तों, हाँ चलो यही बता देता हूं। राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है, देखो 2 चीज होती हैं। एक होता है, नहीं दोबारा ही बनाना पड़ेगा मुझे, आप इसे नोट डाउन कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल, चलिए राष्ट्रीय आपातकाल।
दो प्रकार का होता है। हाँ, पहले ये समझे किस आधार पर लगाया जाता है, वो तो बाद की बात है। किस आधार पर लगाया जाता है? सबसे पहला, नंबर एक, युद्ध। नंबर दो, बाह्य आक्रमण। और नंबर तीन, युद्ध, बाह्य आक्रमण, और नंबर तीन आता है हमारा हाँ, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, इसके आधार पर सशस्त्र विद्रोह। अब दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल भी दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है आंतरिक आपातकाल। देखो, युद्ध का मतलब क्या हुआ? यदि भारत का अन्य देश के साथ युद्ध हो जाए, जैसे 1971 में किसके साथ हुआ? पाक के साथ हुआ। बाह्य आक्रमण 1962 में हमारे ऊपर किसने आक्रमण किया? चाइना ने अटैक किया। इन दोनों के आधार पर जो भी आपातकाल लगेगा, वो कौन सा आपातकाल लगेगा? आंतरिक आपातकाल लगेगा। यानी आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल किसके आधार पर लगेगा? या तो युद्ध हो जाए भारत का किसी अन्य देश के साथ, या फिर बाह्य आक्रमण हो जाए किसी अन्य देश का भारत पर। और सशस्त्र विद्रोह, मैं आपको बताऊं, सशस्त्र विद्रोह को पहले क्या कहा जाता था? आंतरिक अशांति। इससे पहले आंतरिक अशांति था, जिसके आधार पर बाह्य आपातकाल लगा दिया जाता था। तो इसके आधार पर आंतरिक अशांति को हटाकर क्या लाया? सशस्त्र विद्रोह। यानी आंतरिक अशांति क्या था? जब इंदिरा गांधी ने हमारे यहां क्या किया? इंपोज किया नेशनल इमरजेंसी। तो अभी 2-3 दिन पहले, लगभग 26 या 25 जून को इंपोज हुई थी 1975 में, 4 में। तो तब क्या था? वो उन्होंने आंतरिक अशांति पर, यानी क्या है, देश में, देश का माहौल क्या है? बिगड़ने वाला है, और इसके आधार पर क्या है? नेशनल इमरजेंसी हमारे ऊपर थोप दी गई थी। और मैं आपको बताऊं कि ये जो नेशनल इमरजेंसी, दो इमरजेंसी, ये उतनी कंट्रोवर्शियल नहीं रही थी जितनी कंट्रोवर्शियल आईजी और हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनकी नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था। जिसमें आपने देखा या नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बताऊं कि देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, उसके जितने भी एक जो फ्रंट लाइन लीडर थे, जो मुख्य नेता थे, उन्हें क्या कर दिया गया था? जेलों में कैद कर दिया गया था। और भारत ने एक काफ़ी जो दंश था राजनीतिक घटनाक्रम का, जो उसकी चरम सीमा थी, जो उसकी अभिव्यक्ति थी, जैसे उसकी पतनशीलता को वहाँ पर देखा गया, वो काफ़ी तौर पर भारत ने उस समय महसूस की थी। खैर, ज़्यादा जिक्र अगर कभी मैं स्पेशल सेशन लूँगा तो मैं वहाँ पर जिक्र करूँगा, इसके बारे में बताऊँगा आपको क्या कारण रहे थे। तो वो चीज़ वहाँ की है, अभी तो खैर उसी के बारे में जिक्र हम नहीं करेंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि सशस्त्र विद्रोह की जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, ये कब लगी थी? हमारे यहाँ 1974 में। ठीक है दोस्तों, ये बात थी। अब बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है और आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, इसे समझने का मेरे साथ प्रयास करेंगे। देखो, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, फर्स्ट बताया मैंने आपको आंतरिक राष्ट्रीय
आपातकाल। देखो दोस्तों, जैसे ही देश का किसी अन्य देश के साथ युद्ध हुआ या फिर या फिर बाह्य आक्रमण हुआ, तो कौन सी नेशनल इमरजेंसी हमारे यहां लागू होगी? आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल। और इसके द्वारा आर्टिकल 358 अपने आप सक्रिय या एक्टिव हो जाता है। राष्ट्रपति को घोषणा करने की जरूरत नहीं होती। सेकंड पॉइंट है, अपने आप सक्रिय हो जाता, राष्ट्रपति को घोषणा करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा क्या है? आर्टिकल 19 पूर्णतः निलंबित हो जाता है। तीसरा, राष्ट्रपति के पास फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई सविवेक शक्ति नहीं होती। देखो, एक एक लाइन का मतलब समझे आप। मैंने कहा जैसे ही आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल हुआ तो आर्टिकल 358 के तहत अपने आप सक्रिय हो जाता है। 358 जो आप पढ़ते होंगे, आर्टिकल 19 के तहत, यानी अब क्या है, राष्ट्रपति को घोषणा करने की जरूरत नहीं होगी, देश में आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और आर्टिकल 19 क्या है? एक फंडामेंटल कौन सा पूर्णतः सस्पेंशन हो गया? 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चली गई, संघ बनाने की स्वतंत्रता चली गई, व्यापार करने की स्वतंत्रता चली गई, विचरण करने की स्वतंत्रता चली गई, आज घूमने की आजादी चली गई। ये सब क्या है? आर्टिकल 19 के डायमेंशन है। 6 डायमेंशन है, मैं आपको बता के आया हूं। राष्ट्रपति के पास फंडामेंटल से राइट संबंधित कोई भी सविवेक पावर नहीं होती, यानी वो चाहकर भी आर्टिकल 19 को क्या है, रिवाइव नहीं कर सकता, या फिर किसी भी फंडामेंटल राइट्स में वो अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये किसके कंडीशन में होता है? आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल, इंटरनल नेशनल इमरजेंसी के आधार पर क्या है, ये वाली बात होती है। नेक्स्ट आता है हमारा बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल, यानी जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो क्या होता है, ये चीज है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 359। यहां पर क्या होगा कि ये जो 359 है ये इंटरनल नेशनल इमरजेंसी पर भी होगा, प्लस एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी मैंने आपको किसके अकॉर्डिंग बताई है? सिर्फ सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो गया तो इसमें क्या है, एक तो राष्ट्रपति को घोषणा नहीं, अधिसूचना ज्यादा ठीक रहेगा, अधिसूचना जारी करनी होती है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करनी होती है। दूसरा क्या प्रोविजन है दोस्तों? दूसरा आता है इसमें आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट्स निलंबित हो जाते हैं। और नेक्स्ट है आर्टिकल 32 के तहत
मिले अधिकार प्राप्त नहीं होते। देखो एक एक लाइन का मतलब समझने की कोशिश करें। मैंने कहा कि आर्टिकल अगर 359 को लागू होना है, इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी में दोनों चीजों में होता है। यदि राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी कि इंटरनल इमरजेंसी के आधार पर आर्टिकल 359 भी क्या है लागू किया जाता है, तो सिर्फ कौन से अधिकार बचे रहेंगे हमारे 20 और 21, बाकी फंडामेंटल राइट्स क्या है सब खत्म। और 32 के तहत हम कोर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि मेडिकल रेमेडीज प्राप्त है ना हमें फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में, तो हम वहां भी नहीं जा सकते। अगर घोषणा नहीं की तो बाकी क्या होगा, 19 निलंबित होगा सिर्फ, जो मैंने आपको पीछे बताया है। अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी हुई तो इसके आधार पर क्या होगा कि एक सेकंड रुकना, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ी सी चीज़ें गलत एक्सप्लेन हो गई। थोड़ा करेक्शन कीजिएगा क्योंकि मुझे लग ही रहा था। इसे आप आर्टिकल 359 के तहत जो होगा ये होगी इंटरनल नेशनल इमरजेंसी। ठीक है दोस्तों, इंटरनल इमरजेंसी। और आई थिंक मैं आपको पीछे बता के आया हूं युद्ध और बाह्य आक्रमण, और नेक्स्ट है सशस्त्र विद्रोह। इन दोनों के आधार पर जो भी इमरजेंसी इंपोज होगी वो कौन सी होगी, इंटरनल नेशनल इमरजेंसी। अगर मैंने बताया है सही है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है थोड़ा गलत एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके आधार पर जो होगी वो क्या होगी, अब भी गलत ही हो रहा है, एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल किसके आधार पर लगेगा, इनके आधार पर लगेगा। और सशस्त्र विद्रोह किसके आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इंटरनल नेशनल इमरजेंसी लगेगी। तो ध्यान रखना आर्टिकल 359 जो लागू होगा वो इंटरनल नेशनल इमरजेंसी पर भी और एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी पर भी। यानी अगर पीछे जो आपने पढ़ा वहां पर आप साफ साफ लिखिएगा कि ये क्या है, नेशनल इंटरनल नेशनल इमरजेंसी के आधार पर क्या है, आर्टिकल 358 लागू होगा, लागू होगा। ठीक है, और आर्टिकल 359 जब लागू होगा यानी जब बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति क्या है, अधिसूचना जारी करनी होगी। और इसके आधार पर क्या है, जैसे ही बाह्य राष्ट्रीय आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल लगा हमारे ऊपर यानी देश के ऊपर, तो क्या है सभी फंडामेंटल निलंबित हो जाएंगे और कौन सा बचा रहेगा, आर्टिकल 20 और 21 और आर्टिकल 32 के तहत भी मिले अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से अधिकार निलंबित होते, तो आर्टिकल 19 आप ध्यान रखेंगे। और आपको अगर सवाल आपके पास इस तरीके से भी आ सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर, देखो आंतरिक और बाह्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर ऐसे कौन से दो फंडामेंटल राइट्स है जो कभी सस्पेंशन जिनका नहीं होता, वो कौन से हैं, 20 और 21। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को अगर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हुई मैं दोबारा फिर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लेकिन जहां तक मैंने चीजें सुधार दी हैं, जैसे युद्ध और बाह्य आक्रमण के तौर पर क्या है, एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी, और सशस्त्र विद्रोह पर क्या है, इंटरनेशनल इमरजेंसी। और मैंने कहा कि एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी पर कौन से निलंबित होंगे, आर्टिकल 19, और इंटरनेशनल नेशनल इमरजेंसी पर, इंटरनल नेशनल इमरजेंसी पर कौन से होंगे, ऑल ओनली एक्सेप्ट फ्रॉम 20 और 21। ठीक है दोस्तों, ये चीज है इसके बारे में। लास्ट पढ़ते हैं हम आर्टिकल 35।
35। इसमें दो कंडीशन हैं, एक तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान संसद करती है। दूसरा क्या है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान कौन करती है, संसद करती है। और दूसरा क्या है, फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए संसद कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई उल्लंघन हुआ है और उसके आधार पर क्या सजा का प्रावधान होगा, तो कौन करेगी, संसद करेगी। और यानी होलसोल अगर कोई भी फंडामेंटल्स के बारे में कोई भी कानून निर्माण की प्रक्रिया करनी है, तो आपको एक बात याद रखनी है, भारत की संसद, राज्य का इसमें कोई रोल नहीं है। और फंडामेंटल्स को लागू कराने का काम लागू कराने के लिए संसद कानून का निर्माण करती है। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। तो ये पढ़ा हमने एक्सेप्शनल वर्ग। और बस अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे। वो भी एक एक आर्टिकल आपको जानना बेहद जरूरी है और हम बात करेंगे उसकी अगली क्लास में। और ये हमारा इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो है खत्म होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।